हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में जो है आपने मोशन यानी गति के बारे में पढ़ा था। गति क्या होती है, मोशन क्या होता है, ये आपने जाना था। विराम अवस्था या रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, ये भी हमने समझ लिया था कि जब भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है, यानी विराम अवस्था में है। इसके बाद हमने जो है जो आपका मैकेनिक्स है यानी यांत्रिकी है, उसके 3 पार्ट्स पढ़े थे कि यांत्रिकी 3 भागों में बटी है। पहला है स्टैटिक, दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये इसके क्या है, 3 पार्ट है। इसके बाद जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को जाना था, बिंदु वस्तु क्या होती है ये देखा था, और ये जाना था कि कोई भी वस्तु बिंदु वस्तु तब कहलाती है अगर वो जो है अपनी डायमेंशन से ज्यादा दूरी तय कर लेती है, तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तु बिंदु वस्तु है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि किस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके लिए अगर गति में है तो दूसरे के लिए वो स्थिर अवस्था में है या रेस्ट की पोजीशन में होती है। ठीक है, इसके बाद हमने निर्देश फ्रेम के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र के प्रकार। तो यहाँ पर हम जो आपके अलग अलग प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके बारे में बात करें। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, 2 प्रकार के निर्देश तंत्र हैं। जैसे पहला है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जाड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जाड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा तंत्र होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपके न्यूटन के नियम है, न्यूटन के जो नियम है वो वैलिड हो जाते हैं, उसे वो सेटिस्फाई करता है, उसे उस पे वो काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा निर्देश तंत्र है वो जाड़त्वीय है या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहीं दूसरी ओर अगर हमारा कोई निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करता है, न्यूटन के नियम को वो उस पर नहीं चलता है, तो हम ये कहते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में समझें। Once we have chosen our reference, they can be of 2 type। यानी जब हम अपने रेफरेंस को चूज कर लेते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जाड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र। जाड़त्व के नियम अथवा न्यूटन की गति, जाड़त्व के नियम अथवा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार पर फ्रेम तंत्र निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जाड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा है अजाड़त्वीय निर्देश। ठीक है, तो 2 प्रकार के आपके क्या है, निर्देश तंत्र हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यानी जाड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अब अगर हम जाड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें तो ये वह निर्देश तंत्र है जिसमें न्यूटन का नियम जो है फॉलो होता है, यानी वो फ्रेम जिसमें न्यूटन का नियम फॉलो होता है वो आपका क्या है, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जाड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब न्यूटन का कौन सा नियम आपने पढ़ा है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जो है रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति में ही रहती है। कब तक, जब तक उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए।
तो यही जो आपका नियम है, इसको जो इनर्शियल फ्रेम फॉलो करता है वही आपका जाड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जाड़त्वीय निर्देश तंत्र। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम where the inertial frame of reference is a frame where Newton's law holds good। यानी जो इनर्शियल फ्रेम है रेफरेंस का, वो फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन का जो नियम है वो सत्य साबित हो। This means that if no external force is acting on a body, it will stay at rest or remain in uniform motion। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बाह्य बल वस्तु पर नहीं लगाया जाता तो वस्तु रेस्ट की पोजीशन में होती है, विराम अवस्था में होती है, या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। वो निर्देश तंत्र न्यूटन के पहले और दूसरे नियम का पालन करते हैं, वे निर्देश फ्रेम जाड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तंत्र के फ्रेमों में यदि किसी वस्तु को कोई बाहरी बल या बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो वह या तो स्थिर रहती है अथवा समान गति से एक सरल रेखा में गति करती है। यहाँ जाड़त्व का नियम है और इसी कारण इस प्रकार के निर्देश फ्रेमों को जाड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जाड़त्व निर्देश तंत्र के बारे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यानी आजाड़त्व जो आजाड़त्वीय जो है निर्देश फ्रेम की। तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि न्यूटन वह फ्रेम जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करता है उसे हम आजाड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, now we can define a non-inertial frame of reference as a frame that accelerated with respect to the assumed inertial frame of reference। जिन निर्देश फ्रेमों में न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं उन्हें आजाड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो आजाड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? जिसमें न्यूटन का पहला और दूसरा नियम फॉलो नहीं होते। सभी त्वरित व घूमते हुए निर्देश फ्रेम आजाड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं, यानी जितने भी फ्रेम जो है त्वरित होते हैं, एक्सेलरेटेड होते हैं, घूमते हुए निर्देश फ्रेम है, सारे के सारे क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आजाड़त्वीय निर्देश। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन इनर्शियल में जो है न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते हैं, इनर्शियल में न्यूटन के जो नियम है फॉलो होते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी और आप ये जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जो है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो कि इमेजिनरी होती है, जो कि वास्तविक होती नहीं है, और उसके हिसाब से उसके रेफरेंस में उसके सापेक्ष आप वस्तु की स्थिति बताते हैं। तो इसके अनुसार इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार हमारे पास 3 प्रकार की गति होती है। ठीक है, तो पहली गति जो होती है वो वह गति होती है जिसमें 3 में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है, यानी वस्तु चल रही है, ठीक है, चल रही है, मोशन में है, और क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक जो डायमेंशन है वो बदल रहा है, एक कोऑर्डिनेट ही बदल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो वस्तु है वो 1 डायमेंशनल मोशन में। इसी प्रकार से अगर किसी कोऑर्डिनेट जो आपका फ्रेम है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें
दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं, दो आपके जो कोऑर्डिनेट है वो बदल रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, ठीक है, वस्तु चल रही है, कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो कितने बदल रहे हैं, दो बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। वहीं ऐसी गति जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 प्रकार की जो है गति है, 3 प्रकार के मोशन है। इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु की गति के बारे में बात करें तो हमें उसकी स्थिति बतानी होती है कि उसकी पोजीशन क्या है। फॉर दिस वी नीड टू नो द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इन सम केसेस 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, किसी में क्या होता है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट या 3 स्थिति जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो चाहिए होती है। इन सम केसेस 2 और 1 पोजीशन कोऑर्डिनेट, किसी में 2 और किसी में 1। किसी वस्तु की गति का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए हमें उसकी स्थिति निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम स्थिति निर्देशांक जानने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में 3 स्थिति समन्वय की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ मामलों में 2 या 1 स्थिति समन्वय की आवश्यकता। तो ये आपका है गति के प्रकार, इसे आप नोट करेंगे। Based on these motion can be classified as, इसके आधार पर गति को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है गति है उसे हम वर्गीकृत करते हैं, उसे हम डिटेल में यहाँ पे समझ लेंगे। पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, यानी एक आयामी गति। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो यानी कि जो वस्तु की जो स्थिति है, स्थिति में सिर्फ एक ही डायमेंशन या एक ही कोऑर्डिनेट में बदलाव आते हैं। जैसे जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय गति में चलती है तो वहां पर भी क्या होता है, एक ही डायमेंशन में बदलाव आते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, हमने यहाँ x और y कोऑर्डिनेट लिया है, ये कार है, तो कार आप देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट इसका सेम है, ठीक है, y अक्ष पे जो आपकी कोऑर्डिनेट है वो सेम है, लेकिन x अक्ष में बदल रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है किसका, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग 1 डायमेंशन, यानी एक आयामी गति का ये क्या है, एक उदाहरण, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। एक वस्तु है, मान लीजिए इसकी यहाँ पे जो स्थिति है आप मान लीजिए वो है x1 y1 z1। फिर ये वस्तु यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा, यानी x2 आपका हो जाएगा y1 और z। तो आप देख सकते हैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट में ही बदलाव आ रहा है, y और z में नहीं आ रहा है। तो ये भी एक उदाहरण है किसका, एक आयामी गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन यानी एक आयामी गति क्या होता है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ इज सेड टू अंडरगो 1 डायमेंशनल मोशन, यानी वह कण या वह वस्तु जो कि एक सीधी रेखा में गति करती है या एक सीधे पथ पर गति करती है, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन यानी एक आयामी गति में होती है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि किसी ट्रेन का मोशन गति इसमें एक सीधी रेखा में। फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, यानी जो वस्तु है वो
गुरुत्वाकर्षण बल में गिर रही है, तो वो भी क्या है, एक आयामी गति का उदाहरण है। एक कण जो एक सीधी रेखा या पथ पर गति कर रहा है उसे एक आयामी गति से गुजरना कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक सीधी रेखा पर रेलगाड़ी की गति, गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड आदि। ठीक है, तो ये आपका वन डायमेंशनल मोशन यानी एक आयामी गति का कॉन्सेप्ट, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ, जो है आपका टू डायमेंशनल मोशन यानी द्विविमीय गति। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टू डायमेंशन यानी दो विमाओं की बात कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट में यहाँ पे बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो यानी जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसकी स्थिति में बदलाव आता है, और किस तरीके से, दो कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, दो विमाओं में बदलाव आता है, तो हम ये कहते हैं कि जो वस्तु है वो द्विविमीय गति यानी टू डायमेंशनल मोशन में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और आप अपने जो आपके फ्रेंड है उनको बॉल फेंक, तो आपने बॉल ली और यूं करके फेंकी, यानी थोड़ा सा बल लगाया ऊपर की तरफ करके एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने बॉल फेंकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो बॉल है वो कुछ इस तरीके से जाए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में एक में नहीं बल्कि दो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे बदलाव आए, जो कि आपका क्या है, मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष में क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, यानी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी गति कुछ इस प्रकार से होती है कि दो कोऑर्डिनेट में बदलाव आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो गति है वो द्विविमीय गति है यानी टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, A particle moving in a plane is said to undergo two-dimensional motion. For example, motion of a shell fired by a gun, कैरम बोर्ड, पॉइंट, etc. क्या कहा गया है, जब भी कोई कण जो है किसी प्लेन में, किसी समतल में कुछ इस तरीके से चलता है कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स में बदलाव आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो दो ही विमीय गति यानी टू डायमेंशनल मोशन में। इसका उदाहरण है जो आपका शेल होता है, शेल को जब फायर किया जाता है गन से, ठीक है, आपने गन से क्या किया, बंदूक से शेल को या गोली को फायर किया, तो क्या होता है, वो इस तरीके से गति करके जाती है, तो ये भी आपकी द्विविमीय गति है। इसी प्रकार से जो आपके कैरम बोर्ड होता है, जब आप कैरम खेलते हैं तो आपकी जो गोटी होती है या जो कॉइन्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, इस तरीके से मारते हैं, तो वो भी इस तरीके से गति करती है, तो ये भी क्या है, आपकी द्विविमीय गति है यानी टू डायमेंशनल मोशन। कहा जाता है कि एक समतल में गति करने वाला कण द्विविमीय गति से गुजरता है। उदाहरण के लिए बंदूक से दागे गए गोले की गति, कैरम बोर्ड के सिक्के की गति। ठीक है, तो ये आपके क्या है, उदाहरण, ये नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जो है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन यानी त्रिआयामी गति। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों कोऑर्डिनेट में बदलाव आते हैं, यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। जैसे कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग क्या होती है, हवा में, आसमान में क्या होती है, उड़ती, तो वहां पे क्या होता है, वो सीधे नहीं, ना ही इस तरीके से, बल्कि तीनों डायमेंशन में वो चेंज करके गति करती है, यानी उसके तीनों डायमेंशन में या तीनों कोऑर्डिनेट में बदलाव आता है। इसी प्रकार से अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन भी उदाहरण है त्रिआयामी गति। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक मक्खी है, वो क्या कर रही है, उड़ रही है, वो कुछ इस तरीके से उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी गति में परिवर्तन आ रहा है वो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में। ठीक है,
तीनों अक्ष में क्या आ रहा है, इसकी गति में परिवर्तन आ रहा है। A particle moving in space is said to undergo 3-dimensional motion, यानी एक कण जो कि स्पेस में, ठीक है, अंतरिक्ष में गमन करता है, किसी स्पेस में गमन करता है, तो हम ये कहते हैं कि वो त्रिआयामी गति में है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ काइट इन स्काई, जैसे कि जो काइट है, जो पतंग है, पतंग का आसमान में उड़ना। मोशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का आसमान में उड़ना। कहा जाता है कि अंतरिक्ष में घूमने वाला एक कण त्रिआयामी गति से गुजरता है। हवाई जहाज की गति आदि। तो ये आपके त्रिआयामी गति के उदाहरण है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अब हम चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इससे ही आप आगे जो ये चैप्टर है आप इसे समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है पोजीशन यानी स्थिति का। दूसरा डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है। तीसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पोजीशन स्थिति की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति बताते हैं, यानी उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तो वही आपकी स्थिति होती है, ठीक है। तो बेसिकली स्थिति क्या है, स्थिति किसी जगह पर किसी वस्तु का होना जो कि आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। और बेसिकली अगर हम पोजीशन की बात करें, स्थिति की बात करें, तो ये हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका होता है, निर्देश फ्रेम जो होता है, उसके माध्यम से हम इसे दर्शाते हैं, यानी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम इसे दर्शाते हैं। पोजीशन स्थिति, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन, यानी अगर हम किसी भी कण की स्थिति की बात करें तो उससे हमें उसकी लोकेशन पता चलती कि वो कहाँ पर है। इन द स्पेस एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, यानी स्पेस में किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर वो कहाँ पर है, ये हमें जो है पोजीशन यानी स्थिति के माध्यम से पता चलता है। इन ऑर्डर टू लोकेट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम वी टेक 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्या कहा गया है कि अगर हमें किसी वस्तु की या किसी कण की स्थिति बतानी है तो हम क्या करते हैं, हम निर्देश फ्रेम का यहाँ पे उपयोग करते हैं, जहाँ पे आपके पास जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में आप स्थिति बताते हैं, ठीक है। किसी कण की स्थिति एक निश्चित समय पर अंतरिक्ष में उसके स्थान को दर्शाती है। एक फ्रेम के संबंध में कण की स्थिति का पता लगाने के लिए हम संदर्भ कि इस फ्रेम से जुड़े 3 परस्पर लंबवत समन्वय अक्ष एक्स वाई और जेड अक्ष लेते हैं। तो ये आपका पोजीशन यानी स्थिति का कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि जो आपके निर्देश फ्रेम है वो कितने प्रकार के हैं। इसके साथ साथ हमने पोजीशन यानी स्थिति के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके आगे के टॉपिक्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।